ये कि इंडिया तो G7 का पार्ट ही नहीं है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट क्यों किया गया? कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। थी। अब ये रियलिटी हट चुकी है। आपको जैसा पता है कि इंडिया अभी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, तो यदि G7 में दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं और पांचवी बड़ी इकोनॉमी अगर इंडिया है, तो आप G7 में इंडिया नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? कि इमरान खान की भी एक ऑडियो लीक हो चुकी है। इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है और उसमें जो है वो मदद मांग रहे हैं अमेरिका से। कि आज आप देखें, जब बाइडेन मोदी जी बैठ गए थे, बाइडेन पीछे से आए और मोदी जी को उन्होंने कहा कि भाई कैसे हो मोदी जी, तो मोदी जी ने उनको बकायदा गले लगाया। ये पिक्चर चल रही है, दैट शोज मोदी इज ग्रोइंग जेस्चर। जल्द अज जल्द इस चीज को खत्म करके इकॉनमी पे तवज्जो दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दी जाए, डिजिटल पाकिस्तान बनाने पे तवज्जो दी जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही है कि जापान के हिरोशिमा सिटी में G7 की मीटिंग हो गई है। उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था। दोस्तों, इससे पाकिस्तान को परेशानी है क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया जाता लेकिन इंडिया को बुलाया जाता है। पता नहीं दोस्तों इनको कैसे समझाया जाए। अब G7 में जो टॉप इकोनॉमीज है उनका ग्रुप है और उन ग्रुप में इन भिखमंगों को कैसे बुलाया जाए, इन्हें इतना भी नहीं समझता। इंडिया अब वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। उससे पहले ही इंडिया को G7 की मीटिंग में बुलाया जाता था और अभी भी बुलाया गया है क्योंकि हमारे उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि साजिद तरार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब इकोनॉमी और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानी कभी सुधरने वाले नहीं है। इनको इकोनॉमी का ई भी नहीं आता, सिर्फ भीख मांगना आता है इन्हें। और डिजिटल पाकिस्तान की बात तो दूर की है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया है कि आसपास हर कंट्री जो है वो आपको नीचे छोड़ के बुलंदियों की तरफ जा रहा है, जिसकी हम पहले मैं बल्कि यहां मेंशन करना चाहूंगा कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। उसने पहले भी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, उनको इश्यूज थे टैक्सेस के कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे भारत के अंदर और बैटरियां भी वहीं बनाएंगे। ये एप्पल के बाद दूसरी बात है ये। और ये तो एक बड़ी कंपनी है। जो मिड साइज कंपनी है तो कई जा रही है, उसकी वजह बताता हूं। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़े हुए जो भारतीय निजात सीईओज हैं, वो हर अपने जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहां से बन के ना सिर्फ अमेरिका में जाएंगे, दूसरी दुनिया में उस रीजन में भी जाएंगे। तो उसमें एक कंट्री जो है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरा, यहां पे मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था आरजू, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। इस वक्त जो माइक्रोचिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स के, उसके सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताइवान के अंदर। ताइवान के बिजनेसमैन इस वक्त अपने प्लांट जो है वो भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वहां जाके साइट्स को देख रहे हैं। इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक वो इंडस्ट्री भी भारत में मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा, ये जो आज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने आर्मी चीफ को, जल्द अज जल्द इस चीज को खत्म करके इकॉनमी पे तवज्जो दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दी जाए, डिजिटल पाकिस्तान बनाने पे तवज्जो दी जाए। अभिषेक सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो जापान गए हुए हैं G7 समिट अटेंड करने के लिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया तो G7 का पार्ट ही नहीं है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट क्यों किया गया? आप इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि G7 में इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं। 2003 में से शुरू हुआ ये, पहले अटल बिहारी जी को किया था, फिर शायद 2019 से मोदी जी को फिर लगातार बुला रहे हैं। देखिए, G7 जो था ना वो एक G7, ये देखिए इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर में जैसे आपका गवर्नेंस होता है ना कि भाई आपके यहाँ गवर्नेंस के लिए एक प्राइम मिनिस्टर है, एक पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्री कैबिनेट है, ये वो है। उसी तरीके से एक इंटरनेशनल गवर्नेंस होता है कि भाई दुनिया कैसे गवर्न होगी।
तो G7 देश ना शुरू में बनाए गए थे, ये उन देशों का समूह था जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज हुआ करती थी, जो दुनिया का वेल्थ रिप्रेजेंट करती थी। अब ये रियलिटी हट चुकी है। आपको जैसा पता है कि इंडिया अभी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो यदि G7 में दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं और 5वीं बड़ी इकोनॉमी अगर इंडिया है, तो आप G7 में इंडिया नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? आप समझ रही हैं? तो जो रियलिटीज हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत तेजी से चेंज हो चुकी हैं। तो गवर्नेंस में, यानी इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये सब चीजों में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसलिए नहीं कि इंडिया कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, इसलिए कि इंडिया एक रियलिटी में ग्रोइंग पावर है। आज ये प्रोजेक्टेड है कि बाई 2040 इंडिया जो है, या 2050 तक इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगा। पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंडिया, या ये होगा पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंडिया। इंडिया करीब करीब 12-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुका होगा। इंडिया आज की डेट में भी 4 के आसपास का ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। यदि ये 6 साल में भी डबल कर जाते हैं, तो ये आने वाले आज 2023 में 2030 तक ये 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। फिर उतना ही डबल अगर आप कर लें, तो 2030 तक ये 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है ना? तो पॉइंट यहाँ पे ये कि जब जो इतनी बड़ी मईशियत यानी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से कैसे दूर कर सकते हैं? इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई इंटरनेशनल डिसीजन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप नहीं ले सकते, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? इसलिए मोदी जी को वो बुला रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया की रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस मोदी जी का स्टेचर ऐसा है, मोदी आज इंडिया के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया उनको नेता मानती है। भाई, दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात है। उनके पास ऑलवेज, आप जैसे आज देखें जेलेंस्की के पास, जब जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, यूक्रेन को भी बुलाया G7 में, तो मोदी जी वहां बैठे, उन्होंने उनसे कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा मोदी जी ने कि देखिए, हम जो है इसको कोई, ये जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, इसको हम पॉलिटिकल नजर से नहीं देखते, ये हमारे लिए मानवीय मुद्दा है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि नेशनलिज्म से ऊपर हो गए, रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर हो गए, क्योंकि मानवीय यानी कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। तो वो कह रहे कि हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हम इसको मानवीय देखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, आप उनके स्टेटमेंट को गौर कीजिए, उन्होंने कहा भारत हर संभव प्रयास करेगा, और उन्होंने कहा मैं निजी तौर पे हर संभव प्रयास करूंगा। इट्स अ बिग रीअश्योरेंस टू द वर्ल्ड, क्योंकि रशिया और वेस्ट में इतना डिस्ट्रस्ट है, इतना डिस्ट्रस्ट है कि रशियंस यूएस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यूएस रशियंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मोदी जी पे दोनों का इतना अटूट ट्रस्ट है कि आज आप देखें, जब बाइडेन, मोदी जी बैठ गए थे, बाइडेन पीछे से आए और मोदी जी को उन्होंने कहा कि भाई कैसे हो मोदी जी, तो मोदी जी ने उनको बकायदा गले लगाया। ये पिक्चर चल रही है, दैट शोज मोदी इज ग्रोइंग जेस्चर। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, और ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसे समय पे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्म में एक वर्ल्ड लीडर मिला है, एक विजनरी मिला है, जो इंसानियत को देखता है, धर्म, जात पात, नेशनल नहीं देखता। ये एक रीजन है कि G7 में इंडिया की भागीदारी हो रही है, क्योंकि G7 आज की डेट में बिना इंडिया के हो ही नहीं सकता।